माँ बाप जो है बच्चों की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाते हैं, ये एनेबलिंग वाला पार्ट है, और ताने तूने देना प्रोवोक करने वाला पार्ट है। तो प्रोवोक करने वाला पार्ट कड़वा कड़वा तो बुरा लगता है, जिसे जनरेशन गैप कहा जा रहा है। ये हम कोई 50-60 साल से सुन रहे हैं। उससे पहले ये जो टर्म थी ये यूज़ नहीं होती थी, जनरेशन गैप, यानी 100 साल पहले जनरेशन गैप की टर्म नहीं थी। फिर देन सडनली हमारे बचपन में पहली दफ़ा हमने सुना कि एक चीज़ जनरेशन गैप भी होती है। कभी कभी घरों में जज्बाती फ़ज़ा बहुत ऊपर आ जाती है और माँ बाप बच्चों को काबू कर लेते हैं जज्बाती तौर पर। माँ बाप का एक तरीका वारदात है कि वो अपनी पग आपके पाँव के नीचे रख देंगे, माँ दुपट्टा रख देगी और आप कहेंगे कि नहीं मैं इसकी बात मान लेता हूँ, इसके कहने पे मैं जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ शादी कर लेता हूँ, मैं इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता हूँ। लेकिन इस तरह का किया हुआ जो फैसला है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ठंडा पड़ जाता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो एक और बात थी कि जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। देखिए हर लफ्ज़ जो है वो माजी में उसकी भी एक तारीख होती है, हर लफ्ज़ की एक तारीख होती है। मिसाल के तौर पर टीनेजर का लफ्ज़ 150 साल पहले आया था, उससे पहले टीनेजर का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो लफ्ज़ ईजाद होते हैं। और ये जो जनरेशन गैप है इसका लफ्ज़ कोई 50-60 साल पहले हमने सुनना शुरू किया, और कि जनरेशन गैप है, और ये वेस्ट से ज़ाहिर है ये लफ्ज़ आया। जो तब्दीली की जो रफ्तार थी वो तेज़ हो गई, और 19वीं सदी में या 18वीं सदी में किसी के दादा के ख्यालात और वालिद के ख्यालात और बेटे के ख्यालात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। दादा, वालिद और बेटा, इनके ख्यालात ऐसे थे कि ये मिलके बैठ के मज़े से कंसेंसस तक पहुंच सकते थे, एक पॉइंट पे मैच करते थे। फिर थोड़ा तेज़ी आना शुरू हुई, हालात तेज़ी से बदलना शुरू हुए। जैसे 1950 में कोई टेलीविज़न आ गया यूरोप में, हमारे यहाँ टेलीविज़न 60s के अंदर आया, और लोगों ने टेलीविज़न की स्क्रीन को पसंद करना शुरू कर दिया। उससे पहले सिनेमा स्क्रीन सिर्फ थी। फिर जो 2000 के बाद आ गया स्मार्टफोन, तो ये छोटी छोटी स्क्रीनें हमें बहुत पसंद आने लगीं, और उस पर नॉलेज इतनी तेज़ी से और इतना टू दी पॉइंट और इतना पेनिट्रेटिंग हो गया कि अब बड़े भाई और छोटे भाई में भी एक जनरेशन गैप हो सकता है। आपकी अम्मी आपसे डील करेंगी तो कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाएगा, क्योंकि आपकी अम्मी कितना भी अपडेट रखती हैं अपने आप को, पर चेंज इतनी तेज़ आ रही है कि कई चीज़ें आप नहीं जान सकती एम्पैथी के लेवल पे, कि हाउ माई डॉटर फील्स और हाउ माई सन फील्स। ये चीज़ें जो हैं इसको ही जनरेशन गैप असल में कहा जाता है, और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और औलाद की जिम्मेदारी है कि इस गैप को दोनों जानिब से कवर करें। मसला यह है कि यहाँ भी हम जब बात करते हैं तो ये जो ट्रायंगुलर सेशन है जिसे स्टेक होल्डर सेशन कहा जाता है, तो इसमें भी हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड माँ बाप को मौका देते हैं बात करने का, बच्चों को मौका देते हैं, बीवी या खामद या हम सब लोग बात करते हैं। तो उसका मकसद पॉइंट स्कोरिंग नहीं होता, उसका मकसद किसी सोल्यूशन तक पहुंचना होता है जो उस तकलीफ़ को कम करे, जिसमें से उस तकलीफ़ के दरिया में से जिसमें से हम गुजर के आते हैं उस तकलीफ़ को कम करे। पॉइंट स्कोरिंग मकसद नहीं है। लेकिन जनरेशन गैप आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई बहुत ही ज़्यादा होगा, और अगर आज उस गैप को ब्रिज करने की कोशिशें तेज़ हो जाएं तो मसले हल हो जाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बाज़ औक़ात हमें करीब करने के काम आती है और बाज़ औक़ात हमें दूर करने के काम करनी आती है। देखिए अगर आप इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को करें और इससे आप अपने दोस्तों के साथ रब्ते करें, फेसबुक पे जाएं, दोस्तों की एक्टिविटीज़ देखें, और अगर व्हाट्सएप कॉल करें और अमेरिका में भी अपने किसी अजीज़ के साथ आप फेस टू फेस बात करें, तो ये टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल है जो कि आपको करीब कर रहा है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर होने की बात है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की बात है। आपको पता है कि ज़्यादातर लोग
जो अचीवर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अचीवर्स होते हैं या जिनके अंदर पोटेंशियल होता है या जिनके अंदर वो ख़मीर होता है अचीवमेंट का, तो ज़्यादातर ऐसे लोग, अगर आप उनके दिल की बात पूछें टीनेजर्स को, जैसे कि आप लम्स में चले जाएं, उन स्टूडेंट से पूछ लें या एचिसन में जाके उनसे पूछ लें या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके पूछ लें, तो वो आपको बताएंगे कि वो रिच एंड फेमस होना चाहते हैं, रिच एंड फेमस। और ये एक अज़ली सच्चाई है कि जब आप रिच होते हैं तो यू बाय थिंग्स और आपकी कई ज़रूरतें पूरी होती हैं और आपको खुशी मिलती है। यू बाय थिंग्स, बाइंग है, इससे मज़ा मिलता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ज़ीरो से आपकी ग्रोथ होती है और आपके पास पैसा आना शुरू होता है एंड यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स, घर, ज़रूरत की चीज़ें, गाड़ी शाड़ी है, वो तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन अगर पैसा उसी रफ्तार से या और रफ्तार से आना शुरू हो जाए तो खुशी फिर उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, खुशी पीछे रह जाती है, जैसे किसी पेंडू की बीवी पीछे रह जाती है। आपने कभी देखा कि अक्सर पेंडू आगे निकल जाता है और उसकी बीवी पीछे रह जाती है, तो इसी तरह खुशी जो है वो पीछे रह जाती है और बंदा जो है आगे निकल जाता है। और इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि किस मौके पे जाके आपको रिच एंड फेमस की बजाय एक नया टारगेट सेट कर लेना चाहिए जिसे हैप्पीनेस कहेंगे, क्योंकि अब उसकी डेफिशिएंसी वाज़ेह होनी शुरू हो गई। क्या 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में, जब भी आपको लगे कि आप इनफ रिच एंड फेमस हो गए हैं, क्योंकि रिच एंड फेमस की कोई हद नहीं है कि आप कितने रिच होंगे तो आपको रिच कहा जाए और आप कितने फेमस होंगे तो आपको फेमस कहा जाए, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये इट इज़ एनीबॉडीज गेम। जो रिच एंड फेमस होना है, इस रोड के ऊपर एक टर्न आने की ज़रूरत है जो खुशी की तरफ जाता है, और वो टर्न आप किस वक्त इंडिकेटर देना शुरू करते हैं। जाहिर है आपने राइट या लेफ़्ट को अगर मुड़ना होता तो पहले आप इंडिकेटर देते हैं, तो आप अपनी फैमिलीज़ को एक इंडिकेटर देते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, घर हमारा है, कारोबार है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, तो ये मैं जो इंडिकेटर दे रहा हूँ, ये जो इधर राइट साइड की तरफ, इस इंडिकेटर को देख लें। और आप उस इंडिकेटर को जब ऑन कर देते हैं और आपके घर वाले उस इंडिकेटर को देख लेते हैं, तो वो आपके साथ, जैसे कभी आपने भैंसों को जाते हुए देखा है, ढेर सारी 40-50 भैंसें हों तो जाते जाते एक सज्जे पासे मुड़न लग पैंदी है तो बाकी सारियां भी उधर नूं। पहली बात तो यह है कि शुरू में जब आप रिच होते हैं तो खुशी इसी से मिलती है, और फिर जब आप फेमस होते हैं तो खुशी इसी से मिलती है, फिर इसी से खुशी मिलना रुक जाती है। यानी रिच एंड फेमस होने से आपको लगता है कि अब रिच एंड फेमस होना, फर्दर रिच एंड फेमस होना खुशी नहीं देता, तो एक आपके लिए अलार्म तो बजता है ना कि आप कहते हैं यार अब क्यों नहीं ऐसा होता कि जब मैं मज़ीद रिच होता हूँ, एक स्टेप और आगे, या मैं कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ या कोई मैं कार ख़रीदता हूँ बड़ी कीमती या कोई ऐसी चीज़, तो अब वो उस तरह की बात, उस तरह की किक नहीं आती। वंस यू बिकम ए स्टूडेंट ऑफ हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पीनेस के स्टूडेंट बन जाएं तो फिर आपको तो दर्जनों नुस्खे मिल जाएंगे। परसों मुझे इंडिया से आए हुए एक दोस्त मिले, तो वो बता रहे थे उनके ईस्ट पंजाब में कोई एक अंजुमन सी बनी हुई है जिसमें सब मज़हब के लोग होते हैं, और उस अंजुमन में कुछ लोग फिर आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ टाइम है, कोई खिदमत करना चाहते हैं, दसो की करिए। तो वो उनको कहते हैं अच्छा तुसी फलाने अस्पताल चले जाओ, उत्थे जाके ते मरीज़ां दी कोई खैरो आफियत दरियाफ्त करो, तुसी फलाना काम कर लो। उसको वो अपनी ज़बान में लफ्ज़ कहते हैं सेवा, सेवा यानी सेवा के लिए आते हैं, सेवा। और वो बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो सेवा वाला ग्रुप है कि उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सेवा करना चाहते हैं, सेवा कराना नहीं चाहते। अगर अपने अपने घर में आप एक फ़र्द के तौर पर सेवा करने वाले का रूप धार लें, वो रोल अपने ऊपर तारी कर लें, सेवा करने वाले का रोल, बजाय इसके कि आओ सारे मिलके मेरी सेवा करो, ठीक, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें कोई दुख हो सकता है फिर? अगर हमारा जहन ही ये है कि हमने सेवा करनी है, तो अगर हमने ये हमारा
एम है कि हमने सेवा करवानी है, तो फिर मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इससे भी गिला है, फिर तो मुझे सबसे गिला है। अगर सेवा करनी है तो फिर गिला कोई नहीं। तो मतलब कहने का है कि ये टोटल ट्रैंक्विलाइजर है, ये टोटल वन बिगर ट्रैंक्विलाइजर है जो आपने अगर गोली की शक्ल में खा लिया तो ये वो ट्रैंक्विलाइजर है जो हम सबको रिलैक्स कर देगा। इसी तरह अगर कोई बंदा ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राने की फीलिंग ले आए, हर वक्त वो किसी को देखे और फिर कहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तो ये मसला नहीं, तो अगर शुक्राने की फीलिंग्स एक बंदा अपने अंदर बार बार लाता है ये सोच के साथ कि अल्लाह इस बात पे तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा इस बात पे शुक्र, और मुझे यकीन है कि इस छत के नीचे बैठे हुए लोगों को शुक्राना महसूस करने के लिए कोई बहुत मुश्किलात नहीं आएंगी। दे हैव इनफ, मतलब है वो उनके पास काफ़ी कुछ है जिसके लिए वो शुक्राने के तरफ जा सकते हैं, और शुक्राने की तरफ जाते ही वही वन बिग ट्रैंक्विलाइजर वाली बात है। देखिए जब औलाद बहुत आगे तेज तेज भाग रही है और माँ बाप पीछे बहुत स्लो चल रहे हैं तो गैप विल बी एवर इंक्रीजिंग। उस गैप को कम करने में सबसे ज्यादा जो हाथ है उस गैप को क्रिएट करने में वो माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो सबक देते हैं औलाद को कि तुमने बहुत तरक्की करनी है और बहुत ही किसी ऊंचे दरख्त की ऊंची सी शाख पे जाके लटक जाना है, और उनका दिल करता है कि उनका बच्चा जो है वो बहुत ही आला स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे वो इस प्रोसेस में उनसे हज़ारों मील दूर हो जाए और चाहे वो इतना दूर हो जाए कि वापस भी ना आना चाहे, तो वो समझते हैं कि बुरा नहीं है, चलो साढ़े मुंडे की ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो फिर रोते हैं आंखों में एक खुशक आंसू लेके कि उन्होंने ये फ़ैसला जो किया था ना उनके बेटों को फ़ायदा हुआ या ना उनकी बेटियों को फ़ायदा हुआ ना उनको फ़ायदा हुआ। मैं एक बात आपको बताऊं कि जब आप हमारे पास आते हैं, इधर अपने बच्चों को लाते हैं, तो आपका एम फिर एक ऐसा एम होता है जो काउंटर प्रोडक्टिव है बेसिकली, और वो एम ये होता है कि हम पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये नशा छोड़ दें। लेकिन आप में से कभी कोई ये भी कहता है कि डॉक्टर साहब किरदार इसका फर्स्ट क्लास हो जाए, करैक्टर डिफेक्ट्स ठीक हो जाए, ये मोमन हो जाए, नेक हो जाए, देखो डर ना लगे, ए कोल आए ते दिल खुश हो जाए, ए कोलों लंगे ते दिल करे कि एनू करीब सदी है, एनू सीने न लाई। असल बात यह है कि जो नशा छोड़ना है वो एक रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? अपने जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं, अपने करैक्टर डिफेक्ट्स, उसके बारे में वरिड होना कि यार ये, और करैक्टर डिफेक्ट्स जो हैं नशे की बीमारी में सिर्फ मरीज़ में नहीं आते, ये पूरी फैमिली जो मुतासर होती है, तो उसका मतलब होता है। अब हमारे लिए ये बात बार बार कहना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें हैं उनके लिए फिर डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, और जो सीखने वाला काम है, आपको पता है अब तो कुर्सियों पे बैठ के लोग सीखते हैं। किसी ज़माने में बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के सीखने का रिवाज नहीं था, पुंजे बह के सीखन दी गल सी, ठीक है कि नहीं? और उसमें एक ह्यूमिलिटी आती थी, उसमें एक मैं नहीं कहता कि वापस टाटों पे चले जाए, ह्यूमिलिटी लाने के और भी बहुत से तरीके। पेरेंट्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है जब हम कहते हैं ना कि यार अपने माँ प्यो की खिदमत करया करो, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा जी वो जलेबी वाली बात फिर करे। कौन सी थी वो जलेबी वाली बात? बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक सड़क पे एक अम्मा जी का ना एक्सीडेंट हो गया रिक्शे के साथ, तो वो बेचारी गिर गई, बेहोश हो गई, तो लोग सारे इकट्ठे हो गए, किसी ने मुंह पे पानी फेंका, किसी ने कहा अम्मा जी उठो, हिम्मत करो, ये करो, वो, किसी ने कहा इन्हों हस्पताल ले चलो, एक बंदे ने कहा कि इन्हों ना गरम गरम दूध ते जलेबियां खवाओ। अच्छा नहीं अभी नहीं, और उसके बाद वो बात फिर इधर उधर हो गई, तो उन्हें कहा मैं ख्याल है एमरजेंसी च लै जाओ, मेरा ख्याल है कि इन्हों जड़ा है ना उत्थे पुलिस स्टेशन लै चलने आ। तो वो अम्मा जी कहती हैं वो जलेबियां ला किथे, ओदी ते गल सुनो। देखिए मसला तो ये है कि जब तक वालिदैन सेवा करते रहेंगे बच्चों की, तो बच्चों को कैसे ख्याल आएगा सेवा की? देखिए सेवा दो तरफा खेल नहीं है।
सेवा जो है ये ऐसा कोई दो तरफा खेल नहीं है कि बेहक वक्त मैं आपकी सेवा करूं और आप मेरी सेवा करें। वालिदैन जब खुद ही सेवा इतनी करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को कैसे पता चले कि उन्होंने भी करनी है वालिदैन की सेवा? कभी कहा बच्चों को कि भाई आपने भी सेवा करनी है? वालिदैन के लिए है औलाद की तरबियत का लफ्ज़ और बच्चों के लिए है माँ बाप की सेवा का लफ्ज़। मतलब है कि उफ नहीं करनी। फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें ना, कि वालिदैन की लैंग्वेज को समझें, उनके अल्फाज में बात करें और बात करते हुए उनको ये एहसास ना दिलाएं कि वो कोई पेंडू हैं या वो कोई जाहिल हैं, तानू नहीं पता। ये फिक्रा किसी ना किसी वक्त औलाद वालिदैन से ज़रूर आजकल कहती है अब्बा जी तानू नहीं पता, अम्मी जी तानू नहीं पता। तो वो बड़ा अखड़ सा हो के अगर लफ्ज़ों में भी नहीं बोला तो बॉडी लैंग्वेज से बोल दिया, नहीं तो फेशियल एक्सप्रेशन से वालिदैन को ये मैसेज दे दिया कि की तुसी गल समझदे कोई नहीं, तुसी चुप ही रहो, तानू आनी नहीं समझ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नागवार सा रवैया, ये गुनाह है, ये है करैक्टर डिफेक्ट है। जब हम करैक्टर डिफेक्ट की बात करते हैं तो दिस इज़ दी करैक्टर डिफेक्ट। जो सियाने वालिदैन हैं वो जनरेशन गैप पैदा पुदा कोई नहीं होने देते, वो पैदा ही नहीं होने देते। वो कहते हैं कि भावें थके हैं, भावें कुछ भी है, लेकिन असी नाल हाँ। और यहाँ ज़्यादातर वालिदैन ऐसे हैं कि जो कोई बहुत पीछे रह गए हुए वालिदैन नहीं है। अनकॉन्शियसली बच्चे जो कुछ कर रहे होते हैं, चूँकि वो न्यूअर एडिशन होते हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर उन्होंने सोशल मीडिया को देखा, स्मार्टफोन को देखा, जबकि वालिदैन जो आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने बचपन में या अपनी टीन एज में कोई स्मार्टफोन, कोई कंप्यूटर, बाज़ ने तो शायद बचपन में टीवी भी नहीं देखा होगा। असल बात समझने की ज़रूरत ये है कि ये कसूर से शुरू होके बीमारी तक बात चली गई। जैसा कोई बंदा लाल बत्ती काटे तो आगे जाके ट्रक नाल जा बजे, तो फिर हुण दा कसूर नहीं, हुण वो मरीज़ है। तो असल में जो नशा शुरू करना था वो इनका कसूर था, क्योंकि ये जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं था कि ये तबाहकुन रास्ता है, सबको पता था। ऐसे कोई बच्चा मासूम, कोई पोला, कोई ऐस किस्म का बच्चा नहीं, लेकिन ये कसूर था। लेकिन फिर जब जिस्मानी तब्दीली आई तो ये एक बीमारी की शक्ल बन गई। एक कप चाय बना लाओ को हम कहते हैं ग्रीन स्टैंड। इससे ग्रीन स्टैंड से ये वाज़ेह हो जाता है कि कौन हुक्म देगा और कौन हुक्म लेगा, ये डिस्टिंग्विश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि कप चाय बना ला जैसे काम अगर आप अपने बच्चों को कहते रहते हैं तो उससे डिस्टिंग्विश होता रहता है, उससे फ़र्क पता चलता रहता है। लेकिन हम कहते क्यों नहीं है? कहते इसलिए नहीं है कि हमारे पास अपने चार मुलाजम है, असी इन्हां दी चिड़चिड़ च जरूर पैना है, असी उन्होंने आवाज़ देने हैं। लेकिन उससे खराबी पैदा होती है, उससे खराबी पैदा होती है कि जो आप अपने बच्चे को कहते हैं कि मैं इसको कहूँ कि एक गिलास पानी देना, फिर कहते रहने दो 100 गल्लां करेगा, मैं शीदा नूं कह देनी। मतलब ये चीज़ जो है ना, इसे ग्रीन स्टैंड कहते हैं। अगर बचपन से कंटिन्यूटी हो कि रोज़ के आप 2 3 4 काम, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वालिदैन में अनफॉर्चुनेटली एक एरोगेंस होती है। पता नहीं वो आपको मैं बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं। वालिदैन में एक एरोगेंस होती है कि औलाद दे इसी को मुताज। ये जो कंफ्यूज्ड एरोगेंस है, इससे भी निकलने की ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि वालिदैन की हैसियत से हम अपने बच्चों के साथ गिविंग एंड पे रहें, रिसीविंग एंड पे कहीं ना आ जाएं। और ये इससे हमें पता नहीं क्यों कुछ डर लगता है और हम फिर कहना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत तकलीफ़ महसूस होती है कि आप उनसे खिदमत नहीं लेना चाहते, उनसे अच्छी उम्मीदें नहीं रखते और मुस्तकबिल में उनसे कोई वापसी की तवक्को नहीं रखते। ये जो एरोगेंस है, इट डजंट वर्क। कहीं ना कहीं खालिक को पता था कि माँ बाप की तरफ से ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी और औलाद की तरफ से होगी गड़बड़। ये प्रायर नॉलेज जिसको था खालिक को, तो उसने ये बात कही और
उसके बावजूद आप देख लें कि इतनी क्लियर कमांड्स के बावजूद बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसमें औलाद गुनाहगार होती है। बहुत सारी बातें मालिक कह सकता है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें देखो, जो कुछ बातें होती हैं कुछ ख़ास तरफ से ही सजती हैं। मतलब कुछ बातें हैं जो खालिक ही कर सकता है, और हम अगर उन बातों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें तो हमें शायद मुनासिब ना हो। लेकिन कुछ बातें किसी ख़ास मुंह से ही सजती हैं ना, तो इस लिहाज से अल्लाह ताला के पैगाम को समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरे ये जो बच्चे हैं कभी कभी गुनाहगार वाला काम कर जाते हैं माँ बाप के साथ। कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं कि जिससे मुझे तकलीफ़ होती है कि देखो ये खामखा गुनाहगार हो रहा है, कि माँ बाप के साथ नहीं करना ये काम। लेकिन जहाँ माँ बाप के फ़राइज़ की बात होती है तो हम सारी बात याद दिलाते हैं कि देखो ये खामखा पीछे रह जाने वाला काम ना किया करें। ए ज़रा मेरा फ़ोन ते देख है, पता नहीं चलता नहीं पे। आप अक्सर देखा होगा तो बच्चे कहते हैं अच्छा इन्होंने यह नहीं पता है फ़ोन किमें चलता है, इन्होंने कुछ नहीं पता, तो फिर वो उस्ताद बन जाते हैं। तो अगर कभी आपको मोबाइल फ़ोन ठीक काम ना करे, वाईफाई ना चले, तो किसी सज्जे खब्बे किसी को पूछ लो, औलाद ना पूछो, क्योंकि उससे उनको एक कंफ्यूज मैसेज मिलता है। हमें सबसे पहले ये पता करने की ज़रूरत है कि हम चाहते क्या हैं। यहाँ जब आप आते हैं तो आप एक बड़े जर्नी के ऊपर आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि चाहते क्या हैं। और वो जो एक मिनिमम सा गोल होता है, मिनिमल सा गोल कि नशा छाड़ दे, तो ये काफ़ी नहीं है। वो किसी बैल से किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई रात को खोल के ले जाए तो मुझे बड़ा ख्याल रहता है आपका, तो बैल कहता है आशका दा की है जिथे जाना पट्ठे ही खाने ने। तो वो मतलब एक ही बात हुई ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई नशा छोड़ देता है और बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, आपको वैसे ही खपाता है, वैसे ही तपाता है और अपनी ज़िंदगी भी नहीं बनाता, और आप हर वक्त इस फिक्र में घुले चले जाते हैं कहता ब्याह किमें होएगा। सब तो वड्डा फिक्र जड़ा है ना साड़ियाँ मावां नूं है वे कि कितने ब्याह तो ना रह जा मुंडा साडा। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक फिक्र में घुलते हुए देखा है मैंने माँ बाप को। हालांकि ये उसका फिक्र है, ओदा ब्याह है। अगर वो कहते जी मेरा ब्याह तो पुत्र ब्याह दे लायक हो करांगे तेरा ब्याह। याद रखें ये ऑन गोइंग जर्नी है। ये एक ऐसा जर्नी है कि जिसके ऊपर आपने सारी ज़िंदगी चलना है, क्योंकि ये जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है, एक्चुअलाइजेशन होती है कि माँ के पेट से जब बच्चा आता है तो बिल्कुल ही नखेद होता है, तो फिर दुनिया में उसका ज़िंदगी गुजारने का पर्पस ये है कि वो अपने आप को निखारे और संवारे और दूसरों के साथ भी तालमेल अच्छा रखे, और फिर दुनिया से चला जाए और जाने से पहले दुनिया को थोड़ी सी बेहतर जगह बना के चला जाए, थोड़ी सी बेहतर जगह, ऐसे लिटिल बिट चेंज जो है। और यही हमें अपने बच्चों को जब हम कहते हैं तो उससे सारे मकासद हल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो रिच एंड फेमस होना है, जो जब हम बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं कि हम रिच एंड फेमस होने के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा कतई नहीं है। लेकिन रिच एंड फेमस होने के दौरान किसी स्टेज पे ये रियलाइजेशन आनी चाहिए कि अब खाली रिच एंड फेमस होने से गुजारा नहीं चल रहा। ये कैसे पता चले कि खाली, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कोई इंडिकेटर होना चाहिए कि जो पता चल जाए कि अब खाली रिच एंड फेमस होने से गुजारा नहीं चलेगा, वो स्टेज आ गई है? क्योंकि आपकी मेरी ख़ानदानों की ये पोजीशन होती है कि हम रिच एंड फेमस होने का सफ़र करते हैं, फिर बच्चों को उस सफ़र में शरीक करते हैं, फिर पोतों को शरीक करते हैं, और फिर भूल जाते हैं बाकी सब कुछ। देखिए, खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको देते रहते हैं, और हम कहते हैं इस चीज़ से खुशी मिलती है, उस चीज़ से खुशी मिलती है, यानी कोई एक्सटर्नल चीज़ है कि जिससे खुशी मिलती है। लेकिन साइंस कहती है कि यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस, आप क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बताएं कि अगर आप घर में अफसरदा से ढीले से पड़े हों और कोई ख़ास मेहमान आ जाता है, कोई किसी बच्चे का रिश्ता जहाँ किया था वो बताए बगैर सरप्राइज़ देने आ जाते हैं, तो अब आप
दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते क्या करेंगे। एक छोटी सी ये मिसाल है कि अगर हम खुशी क्रिएट करने के बारे में भी सोचते रहें कि हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस को हम अपनी विल से अगर क्रिएट करना शुरू कर दें तो करते करते ये काम करना आ जाएगा। नेचुरली अगर आप अच्छे कपड़े पहन लें, नहा धो लें, थोड़ा सा अपने आप को संवार लें तो कुछ ना कुछ फ़र्क इससे आता है। और अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ही डिप्रेसिंग हो, अगर बॉडी लैंग्वेज डिप्रेसिंग हो तो डिप्रेशन अंदर जन्म लेने लगेगी। और अगर बॉडी लैंग्वेज में कुछ हरकत आ गई है, कोई एनर्जी आ गई है और उठ के बंदा कुछ वॉक कर लेता है या गर्म पानी से नहा लेता है या मौसम के मुताबिक जैसा भी है, तो खुशी को क्रिएट करना, वो एक फार्मूला हम आपको बताते रहते हैं कि पैदल चलना। मेरे कराची क्लिनिक के डायरेक्टर जो है बता रहे थे, वो कुछ थोड़ा सा मुझे 6 महीने पहले लगा कि वो थोड़ा सा अनवेल हैं, उनको डायबिटीज़ है और वो मेरे साथ कोई 32 साल से काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा चलें आप शुरू करें काम, आप वॉक शुरू करें। और उनको वॉक शुरू कराई तो आज वो मुझे कह रहे थे कि वो रोज़ाना ऑन एवरेज 25,000 स्टेप वॉक कर रहे हैं। और मैंने कहा कि फिर नतीजा, कहते कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मेरे मूड और मिजाज पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, मेरे फैमिली के साथ ताल्लुकात पे बहुत अच्छा असर पड़ा है और मेरे कामकाज पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। पहले मुझे काम बोझ लगता था, अब काम मुझे मज़ा देने लगा है। तो जस्ट एक चीज़ से खुशी क्रिएट होना। फिर दूसरा, ज़ाहिर है इतना पैदल चलेगा तो रात को सोएगा भी वो ज़रा जल्दी और अच्छा और गहरी नींद सोएगा, और डायबिटीज़ भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आप इतना पैदल चलेंगे तो आपकी डायबिटीज़ मदद मिलेगी उसको स्टेबल करने में। आप खुशी को क्रिएट कर सकते हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने दिल में जगह देनी है इसको, कि खुशी हम अपने दिल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। और इसके अलावा खुशी के और भी रास्ते हैं, जैसे कि वॉक करना दुनिया में रिसर्च से साबितशुदा है। FDA कहती है कि 10,000 स्टेप्स जो पैदल चलेगा वो डायबिटीज़ से बचेगा। और नींद जो है ये भी खुशी क्रिएट करने का एक तरीका है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से खुशी क्रिएट कर रहा होता है, ऐसे केमिकल क्रिएट कर रहा होता है। फिर बैलेंस डाइट के बारे में बजाय इसके कि अंधाधुंध जो चाहे खाई जाएं, आप वो चीज़ खाएं जो कि आपको अच्छी लगती है। पोर्शन कंट्रोल करें और बैलेंस डाइट यानी जिसमें कोई कमी ना पाई जाती हो। और एक निशानी अच्छी डाइट की है कि जो सस्ती डाइट होती है, यानी बाज़ार से जो चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती हैं खाने वाली, इत्तेफाक की बात है कि वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो चीज़ें बहुत बेहतरीन होती। जैसे अजनास हैं और दालें हैं और वेजिटेबल्स है और दूध, अंडे या इस तरह, और फल है, और ये काफ़ी, और थोड़ा बहुत गोश्त है। और आप ये देखिएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपको कभी फ्यूचर में ये एक एहसास ज़रूर होगा कि मैं अपने इस बच्चे का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मैं इस सफ़र पे निकला, इस जर्नी पे निकला। यानी उसका एक जो दुनिया भर में इजहार किया जाता है वो इस बात का किया जाता है कि अपने इस फैमिली मेंबर का जिसकी वजह से मैं इस रास्ते से मुतारफ़ हुआ, रूशनास हुआ, तो ये इस बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो बाज़ औक़ात देयर इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा कोई क्राइसिस होते हैं जिनको आप अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। देखिए, इवन देखा जाए तो आप यहाँ आए तो इट वाज ए क्राइसिस, हम उसे कहते भी हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। तो जब आप यहाँ पे आए तो मेरा ख्याल है कि डड्डा पैड़ा लगता है, लेकिन फिर आगे रास्ते दो हैं कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बना लें, और दूसरा यह है कि फिर इस क्राइसिस को क्राइसिस ही रहने दें। तो ये जो एक चीज़ है जिसमें कुछ लोगों ने, जैसे कि वालिदैन या फैमिली मेम्बर, ये कदम उठाया जो कि बहुत मुश्किल है,
ये मैं आपको बताऊं कि आप पता नहीं इसे खेल समझते हैं या मजाक समझते हैं। फ्लिंचिंग का पता क्या होती है? फ्लिंचिंग कि जब भी आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करेंगे जो नशे की बीमारी में है, तो वो आगे से फ्लिंच करेगा। फ्लिंच करने का मतलब है कि जैसे को क़यामत आ गई है। फ्लिंचिंग इसको कहते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार को पूछे कि जी ये लॉन किस पर आए हो, कहता है जी 3000 रुपये गज। कहता है वो 3000 रुपये गज, इसको फ्लिंचिंग कहते हैं। कि मतलब है आगे से ऐसे करके बताना जैसे कि कोई क़यामत आ गई। तो अगर आप पूछे ना कित्थों आए हैं, तो वो फर्क कित्थों आना है मैं, मतलब ये नहीं कहना कि जनाब मैं समनाबादों आया तो मैं नमाज पढ़ के आया, मैं दाता साहब गया सा उतो जद्दा खा के आया, नहीं दसना नहीं, इथों ही। वो कह रहा इथों ही कित्थों, कहता इथों ही और कित्थों। मतलब इसको कहते हैं फ्लिंचिंग बैटरी। कि हर चीज़ के लिए अब साइंस ने एक वो टर्म बना दी हुई है कि 1 फ्लिंच, 2 फ्लिंच, 3 फ्लिंच, और उसके बाद फैमिली कहते छड्डो एदे नाल की गल करनी। क्योंकि वो उससे तासुर ये जन्म लेता है कि जब भी इसके साथ बात करेंगे तो अगो औखा औखा बोले। देखो इनवेरिएबली हमारे हर पेशेंट ने अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को ये कहा होता है कि तुसी कौन हो, और इसका इतना आसान जवाब है कि जो कोई देता ही नहीं। मतलब कि मैं तुम्हारी माँ हूँ भाई, तुम्हें भूल गया, मतलब मैं भरा तेरा बड़ा भाई, पछान मैनू ये देख गौर नाल, नशे च भी भुल गए कि मैं कौन हाँ। और या बीवी को कहते कौन हो तुम, तो वो आगे से इधर उधर तक दी, मैं की जवाब दिया। लेकिन बीवी कह सकती है कि भाई वही हूँ जिसको तुम 250 लोगों के साथ बयाने आए थे, तरले कर रहे थे मौलवी के, कबूल है कबूल है कबूल है कर रहे थे। वो 5-7 गल्लां अगों सुनाए तो फिर वो कभी नहीं पूछेगा कि भाई तू कौन है। तो ये कोई जवाब आगे से एक आपके मुंह से एक खूबसूरत सा अच्छा सा जवाब निकलना चाहिए, यार मैं प्यो हाँ तेरा, तेनू नहीं पता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में किसी को गुस्से से ये मसाइल हल करते नहीं देखा। ये मियाँ बीवी वाले मसाइल, ये माँ बाप औलाद वाले मसाइल, ये सास बहू वाले मसाइल, ये बहन भाइयों वाले मसाइल, ये मैंने किसी को गुस्से से, धमकियों से, मार पिटाइयों से ये मसाइल हल करते नहीं देखा। ये मैं पक्की गवाही दे रहा हूँ आप, ठीक। हत्ता कि आप वर्क प्लेस पे अगर आप गुस्सा करेंगे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नुकसान कहाँ से हो रहा है। आपको मैं ये बात क्लियरली बता दूं कि इवन वर्क प्लेस पे जहां आप फायर कर सकते हैं, जहां आप हायर कर सकते हैं, अगर आप किसी के साथ गुस्सा करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं कोई नुकसान नहीं होया, लेकिन आप कारपेट के नीचे जाके देखेंगे, पर्दे के पीछे जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नुकसान हो गया। नुकसान, मुझे याद है एक डॉक्टर साहब मेरे साथ काम करते थे 1992 में, और उनको मैंने किसी दिन गुस्से में कोई नागवार बात की। कोई एक थे डॉक्टर साहब, तो गुस्से में मैंने एक नागवार बात की, तो उन्होंने 10 साल के बाद किसी को बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझसे नागवार बात की थी। तो मैंने उसके बाद पूरा 1 महीना जब मैं जाता था दफ्तर से वापस, तो अंदर एसी चला के तो दरवाज़ा लॉक करके चला जाता था। कैन यू इमेजिन? आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जब आप अपनी मेड या मुलाजम या ड्राइवर या दफ्तर में या कारोबार की जगह किसी के साथ खींचतान करेंगे, बराबर करके छड़ेगा। तो औलाद के साथ वैसे ही बंद ही नहीं, क्योंकि जिनको हम बहुत तमन्ना से चाहते हैं और उनके आने से पहले चाहते हैं, ये याद रखें कि उनके आने से पहले चाहत का आगाज़ शुरू कर देते हैं। अभी उनका वजूद कहीं नहीं होता, अभी उनका निशान कहीं नहीं होता, और हम जो है, बल्कि हमारे रिश्तेदार भी, सुनाओ जी फिर शादी के 2-3 महीने बाद फिर जी सुनाओ फिर क्या कहते हैं इस मौके पे आगे जी। और गुस्सा डजंट वर्क। असल बात यह है कि आपको अगर ये बात समझ आ जाए तो ठंडे ठार हो जाए, फिर भी ठंडे ठार ना हो तो यहाँ पानी है ना हमारा ठंडा ठार। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी।